नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को मालूम है कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होने जा रही है। तो बच्चों, मेरी कोशिश रहेगी मैं अर्धवार्षिक परीक्षा तक आप सभी की जितनी मदद कर सकूं उतनी मदद करूं। आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग गणित के जिस नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो रहेगा हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम है कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी बच्चों वो 48 नंबरों की होगी, जिसमें आपसे 7 टॉपिकों को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से बच्चों 9 नंबर के जो प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है आपका, और बड़ा टॉपिक तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, आपको सबसे ज़्यादा नंबर देके जाएगा एग्जाम में 9 नंबर। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप लोग कई चीज़ों के बारे में सीखोगे। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए सेशन की। एक बार पुनः आप सभी प्यारे बच्चों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लेकर। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखो बच्चों, अगर आप लोग सीधा सा कहो तो ये कह सकते हैं सर ये जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये है आपकी बच्चों कौन सी प्रश्नावली 3। यह आपकी प्रश्नावली 3 है बच्चों। देखो, प्रश्नावली जो 3 है इसको बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। इस प्रकार आपने देखा कि यह जो बच्चों आपकी प्रश्नावली 3 है जिसे आप लोग कहोगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसे टोटल कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है बच्चों। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले जानना चाहेंगे कि सर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई दिया दो चर। इसका मतलब समझो आप लोग कि दो चर का मतलब क्या है। एक बात मुझे बताओ, आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर अगर चर और अचर की हम लोग बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट यानी ABCD के जो अक्षर होते हैं उनको चर कहा जाता है, और जो गणितीय अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उन्हें क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। तो यदि बच्चों आपको ये चीज़ मालूम नहीं हो तो आप लोग ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट यानी ABCD के जो अक्षर होते हैं उनको तो क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। और गणितीय अंक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो होते हैं बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। यदि चर और अचर दोनों को एक जगह पर क्या कर दिया जाए बच्चों? शामिल कर दिया जाए, तो उन दोनों को शामिल करने पर जो समूह बन जाता है उसे बीजीय व्यंजक के नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों राशियां क्या हो बच्चों? शामिल हो, उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो बात करेंगे हम लोग दो चरों की। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपके पास में जो दो चर काम में आएंगे ये दो चर होंगे आपके x और y। प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को ध्यान से समझ ले। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग चरों की संख्या को x और y मानो, लेकिन ध्यान रखना एक प्रकार से जो हमारी आदत सी बन जाती है, जो हमारे रूटीन में आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि दो जो चर होंगे वो हम लोग लेंगे बच्चों x और y। ठीक है, ये दो चर आ गए।
अब बात आती है कि सर रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। ध्यान से सीखना बच्चों, आप लोग समय निकाल कर आराम से अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। रेखिक समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो बच्चों, एक। जिस समीकरण की अधिकतम घात एक होती है उसे रेखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, तो द्विघात में द्वि शब्द का मतलब होता है कि घात कितनी आती है, अधिकतम 2। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना बच्चों, दो चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म, और एक शब्द आपको दिखाई दिया बच्चों, कौन सा, युग्म। तो सभी को पता है कि सर युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और जोड़ा कितने का बनता है बच्चों, 2 का बनता है। मतलब इसमें समीकरणों की जो संख्या है वो कितनी होगी, आपके पास में 2 होगी। ठीक है, तो अगर दो चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म, अगर इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ हम लोग निकाले तो ध्यान रखना बालकों, दो चरों की संख्या आपके पास काम में आएगी जिनको हम लोग x और y मानेंगे। समीकरण ऐसा होगा जिसकी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा घात क्या होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी घात क्या होगी उसकी, 1 होगी। और युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा, यानी 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगर बात की जाए कि सर दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण युग्म होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, तो आप लोग ध्यान देना बच्चों, इसका जो व्यापक रूप है आप लोग याद रखना, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान दे मेरी बात के ऊपर, ध्यान रखना बच्चों, यही चीज है जिसके ऊपर आपका पूरा दो चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म टिका हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग मेरी बात को। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है बच्चों, उसे याद रखना रेखिक समीकरण कहा जाता है। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा होता है, और जोड़ा हमेशा 2 का बनता है। ठीक है, यानी दो चरों वाले रेखिक समीकरणों की जो संख्या है वो कितनी दी जाएगी बालकों, आपको यहाँ पर 2 दी जाएगी। दूसरी बात, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखना बच्चों, व्यापक रूप होता है इसका ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ठीक है, यहां देखो बच्चों, यहां जो आपको a b और c जो दिखाई दे रही है ये क्या है बच्चों, आपकी वास्तविक संख्या है। बताओ क्या है आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, अभी मैंने आपसे कहा था कि x और y तो आपके क्या है, चर, बचा a b और c, तो a b c क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। और दूसरी बात याद रखना कि a और b का जो मान है बच्चों वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात आपको दो चरों वाले रेखिक समीकरण के संदर्भ में याद रखनी है। तो पहला पॉइंट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए वो यही है बच्चों कि अगर ध्यान रखना आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ठीक है, अब आपने देखा कि सर ये तो युग्म के रूप में आएगा यानी जोड़े के रूप में आएगा। अगर बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो आगे आएगा किस प्रकार से आपको प्रश्न में समीकरण दिए जाएंगे बच्चों, उनके ऊपर आप लोग गौर करना। देखो इस प्रकार से आएगा ax प्लस का
बी वाई प्लस का सी बराबर 0, और दूसरा भी होगा ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। अब देखो बच्चों, आपने देखा कि सर दो समीकरण आएंगे तो उनको आप लोग इस प्रकार से नाम दोगे, a1x b1y और c1। ये हो जाएगा बच्चों आपका a2x b2y और c2। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण क्या दिए जाएंगे बच्चों, प्रश्न में दिए जाएंगे। अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो, ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो मैं आपको बात सिखाने जा रहा हूँ वो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपसे 1 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकता है और वो यहाँ से आपसे बड़ा प्रश्न 5-6 नंबर का भी पूछ सकता है। तो बड़े प्रश्न को भी अगर आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है और बेसिक यानी 0 लेवल से अगर उसकी अच्छी पकड़ करनी है तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये पूरी आपके ऐसे कैसे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। कहीं भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है बच्चों तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का सबसे सुनहरा अवसर आपके पास में यही है कि आप उस वीडियो को रोककर या आगे पीछे करके 2-5 बार आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो, तो मैंने आपसे कहा कि अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी आ जाए बच्चों, तो उस कंडीशन में याद रखना, अगर रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं जो है वो क्या करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी। बताओ, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी इस प्रकार से एक दूसरे को किसी बिंदु के ऊपर रेखाएं काटेगी। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं जो है बच्चों वो क्या करती है, एक दूसरे को किसी प्रतिच्छेदी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो आपसे पूछा जाएगा हल क्या होगा, तो हल जो होगा बच्चों वो आपका कैसा आएगा, अद्वितीय। बताओ हल कैसा होगा बच्चों आपका, तो हल होगा आपका अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, देखो बच्चों, अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं बताओ क्या करेगी, एक दूसरे को किसी प्रतिच्छेदी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो ध्यान रखना हल जो है वो हमारा कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल। ठीक है, अब प्रश्न में ये पूछा जाता है कि बताइए समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। तो अगर समीकरण युग्म की बात करूं, समीकरण युग्म की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान रखना, समीकरण युग्म जो है वो आपका कैसा होगा, संगत। ठीक है, फिर देखो दूसरी कंडीशन ये आती है आपके पास में कि अगर मान के चलो मैं कहूं कि a1 बटा a2 का मान बराबर है b1 बटा b2 के और b1 बटा b2 का मान है बच्चों c1 बटा c2 के बराबर। अगर दूसरी कंडीशन आपकी ये बन जाए कि a1 बटा a2 का मान बराबर आ जाए b1 बटा b2 के और b1 बटा b2 का मान बराबर आ जाए c1 बटा c2 के, यानी तीनों का मान बच्चों जब बराबर आ जाए, ठीक है, अगर इनके अनुपातों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना
जो रेखाएं होगी, ये रेखाएं कैसी होगी? समपाती। बताओ रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? समपाती होगी। समपाती का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए ये एक रेखा आपके पास में आ गई, ठीक है। अब ये एक रेखा आपके पास में आ गई तो आपने देखा कि दूसरी वाली जो रेखा आई वो भी क्या आई? इसी के ऊपर आ गई। तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर लेती है, हमारी भाषा में कह सकते हैं ढक लेती है, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? समपाती होता है। ध्यान रखना ये बात। तो अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर आ जाए और b1 बटा b2 का मान अगर c1 बटा c2 के बराबर आ जाए बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखना रेखाएं कैसी होगी? बताओ समपाती होगी। ठीक है। जब रेखाएं समपाती होगी तो आपसे पूछेगा कि बताइए आपका हल कैसा होगा। तो बताओ बच्चों, जब रेखाएं समपाती होती है तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना, हल अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान देना, जो हमारा समीकरण युग्म होता है, यह समीकरण युग्म हमें कैसा प्राप्त होता है? संगत प्राप्त होता है। तो दो कंडीशन है बच्चों, दो ऐसी कंडीशन है जिनमें आपका समीकरण युग्म संगत होगा। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है? जब अद्वितीय हल होगा यानी केवल एक हल होगा, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल तो कब होंगे? जब रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं समपाती कब होगी? जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होगा और b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर होगा। दूसरी बात, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो हल अद्वितीय होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी? जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा। अब आती है बच्चों तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आपकी ये कहती है कि अगर मान लो a1 बटा a2 का मान बराबर आ जाए b1 बटा b2 के, परंतु b1 बटा b2 का जो मान है वो बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, यानी a1 बटा a2 का मान तो बराबर आ जाए b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं हो बच्चों किसके? c1 बटा c2 के। तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखना, अगर रेखाओं की मैं बात करूंगा बच्चों, तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। और आप सभी ने बचपन से पढ़ा है कि सर समांतर का मतलब होता है जो इस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने होती है, जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? समान होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। तो रेखाएं समांतर होगी, और जब रेखाएं समांतर होगी तो ध्यान रखना, अगर हल की बात करें तो आपको हल कोई भी प्राप्त नहीं होगा। और जब हल कोई प्राप्त नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका जो समीकरण युग्म होगा, यह समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा? असंगत। तो ध्यान देने योग्य बच्चों आपके लिए यही है कि समीकरण युग्म असंगत कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? जब हमारा हल कोई नहीं होगा। और हल कोई नहीं कब होगा बच्चों? जब रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। और रेखाएं समांतर कब होगी? जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होगा, परंतु b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
और ये आपको ऐसे कैसे बच्चों डिटेल से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमने पढ़ा कि सर कौन सी कंडीशन में तो समीकरण युग्म संगत हो सकता है, तो उसकी दो कंडीशन आई, और कौन सी कंडीशन में बच्चों आपका समीकरण युग्म असंगत हो सकता है। हम लोग बात करें कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस की जो नया जुड़ा है हमारा, उसका अध्याय 3 जिसका नाम है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और जहां से आप ये लिए एग्जाम जो 15 दिसंबर 2021 से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें यह 9 नंबर का पूछा जाएगा बच्चों। तो यहां से मेरा वादा है आपको 9 के 9 नंबर मिलेंगे। क्लियर। अब देखो आगे बात करें, आगे देखिए बच्चों क्या क्या हमें पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। देखो हम लोग बात करें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको सॉल्व करने की जो विधियां हैं बच्चों, यानी हल करने की विधियां, वो हल करने की विधियां आप लोग याद रखना। दो विधि आपके पास में आती है। सबसे पहली तो आती है आपकी आलेखीय विधि। बताओ बच्चों कौन सी आएगी? आलेखीय विधि। ठीक है, और दूसरी आती है हमारी कौन सी? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। देखो बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग दो विधियों से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली विधि आएगी आलेखीय विधि। ध्यान रखना आलेखीय विधि को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसे ग्राफीय विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो ग्राफीय विधि का हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, यह आएगा हमारा 3.1 और 3.2। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग 3.1 और 3.2 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों किसका? आलेखीय विधि यानी हमारी ग्राफीय विधि का। ठीक है, उसके बाद देखो अगर बीज गणितीय विधि की बात करते हैं तो बीज गणितीय विधि में देखो आपको कौन कौन सी विधियां पढ़नी होती है बच्चों। तो सबसे पहली आती है हमारे पास प्रतिस्थापन। कौन सी विधि बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा विलोपन विधि। दूसरा आएगा बच्चों विलोपन विधि। तीसरा आता है हमारा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इस प्रकार से तीन विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ेंगे 3.3 में। विलोपन विधि पढ़ेंगे बच्चों 3.4 में। वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे 3.5 में। और 3.6 के अंतर्गत जिन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों, जिनमें हमारे को जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे? रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलकर सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी की पढ़ने की जो है ये रणनीति रहेगी। तो आज के इस सेशन में अब हम लोग प्रारंभ करेंगे बच्चों हमारी प्रश्नावली 3.1। और 3.1 में ध्यान रखना बच्चों मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
अगर इन 3 क्वेश्चनों को बच्चों आपने तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से इनमें से एक प्रश्न ऐसा होगा जो आपको अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, आलेखीय विधि जब भी ग्राफीय विधि का प्रश्न आता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि यहाँ से बड़ा प्रश्न वो आपसे पूछता है 5 से 6 नंबर का। क्योंकि ये जो विधियाँ बच्चों प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधियाँ हैं, ये पिछली बार के सिलेबस में नहीं थी। ये इस बार 2021-22 में जो नया सिलेबस जुड़ा है आपका NCERT, उसमें जोड़ी गई है। पिछली बार जो आपका RBSC चलता था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें यह कुछ नहीं था, केवल यही चलता था। तो यहाँ से बड़ा प्रश्न पूछेगा, और बड़ा प्रश्न पूछेगा तो बड़े प्रश्न का मतलब है आपको बड़े नंबर मिलेंगे, यानी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो फोकस इसके ऊपर हमारा 100% होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नावली 3.1 की, जिसमें केवल और केवल मात्र 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले तो उनका बीजगणितीय विधि में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे बच्चों आलेखीय विधि में, जिसमें आज हम लोग उनका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3.1 का पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़िए आप लोग ध्यान से। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, देखो बच्चों एक पिता है और वो पिता अपनी बेटी से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी आज वर्तमान समय के 7 साल पहले मैं, यानी कौन, वो पिता कह रहा है, किसको, अपनी पुत्री को कह रहा है कि बेटी आज के 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। इसका मतलब बच्चों वो पिता अपनी बेटी को ये कह रहा है कि बेटी अगर आज यानी वर्तमान समय से 7 साल पहले अगर हम लोग चले तो आपकी जितनी आयु थी ना बेटी, उससे 7 गुणी आयु मेरी थी। ठीक है, फिर बात आती है कि अब से 3 वर्ष के बाद, यानी बेटी अगर आज के यानी वर्तमान के 3 वर्ष के बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल सही है, मनोरंजक भी है और कहे तो लाभदायक भी है और कहे तो बहुत काम की चीज है, जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में क्या करना है बच्चों, आपको व्यक्त करना है। तो अगर बच्चों आपको वाकई में ईमानदारी से और बेहद ढंग से समझ में आ रहा है तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस सेशन को आप लोग जितना अधिक शेयर कर सको उतना अधिक शेयर करो, ताकि यह क्लास उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए जो कक्षा 10 की गणित को बिल्कुल 0 लेवल से सीखना चाहते हैं। देखो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्त करेंगे बच्चों बीज गणितीय रूप में। सबसे पहला क्या आएगा बताओ, बीज गणितीय रूप। ठीक है, बताओ सबसे पहला क्या है बच्चों, बीज गणितीय रूप। एक बात मुझे बताओ, मैं जो बातें आपको सिखाऊं या जो बातें कह रहा हूं पहले उनके ऊपर गौर करना बच्चों, और 1-2 बार इनको सुन के अपने दिमाग में फिट बिठा लेना। यह जो प्रश्न आपसे पूछा गया है बालकों, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है आयु संबंधी, यानी आपकी उम्र को लेकर। ध्यान रखना बच्चों, जब भी उम्र को लेकर यानी हमारी आयु को लेकर हमारे से प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग ध्यान रखना, आपका फोकस होना चाहिए वर्तमान के ऊपर। अगर बच्चों आपने वर्तमान के ऊपर फोकस कर लिया तो ध्यान रखना, अगर पूर्व का पूछेगा पहले का तो माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, और बाद का अगर पूछेगा बच्चों तो हम लोग प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। राइट, अब किस प्रकार से करेंगे उस पर फोकस करो। एक बात मुझे बताओ, आफताब पिता है पुत्री का,
यानी एक तो है बच्चों पिता, एक पिता है और एक पिता की क्या है, ये पुत्री है। एक पिताजी है और एक पिताजी की क्या है बच्चों, ये है पुत्री। ठीक है, पिताजी अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब एक बात मुझे बताओ रे बेटा, आज वर्तमान समय में पिताजी की उम्र क्या है और पुत्री की उम्र क्या है? क्या यह आपको या मेरे को मालूम है क्या? तो आपका आंसर होगा सर नहीं है। तो पहले वर्तमान के ऊपर आप लोग फोकस करो। पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग वर्तमान को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? वर्तमान को लेकर। वर्तमान का मतलब होता अब, यानी अभी जो समय चल रहा है हमारा। मैं कहूँ वर्तमान में मान लो आफताब की जो आयु है वो x वर्ष है और पुत्री की जो आयु है वो y वर्ष है। ठीक है, ये हमने अपनी स्वेच्छा के अनुसार माना है। ध्यान देना बच्चों आप लोग मेरी बात के ऊपर। मैंने आपसे कहा अभी जो समय चल रहा है वर्तमान समय, इस वर्तमान समय में आफताब की आयु कितनी है ये हमें मालूम नहीं है और आफताब की पुत्री की आयु कितनी है ये भी हमारे को मालूम नहीं है। इस कारण मैंने आपसे कहा बच्चों कि पिता की वर्तमान आयु को मैंने x वर्ष माना और पुत्री की वर्तमान आयु को मैंने y वर्ष माना। अब प्रश्न क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले। पूर्व यानी क्या होता है? पहले। ठीक है, एक बात बताओ, आज के 7 साल पहले की बात करूंगा तो 7 साल पहले पिता की उम्र होगी x माइनस 7 वर्ष और पुत्री की होगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है बच्चों, अरे आज के 7 साल पहले यानी 7 साल कम कर दो, पिता की उम्र के भी 7 साल कम कर दो और पुत्री की उम्र के भी 7 साल कर दो। तो पिता की आयु थी बच्चों x माइनस का 7 वर्ष और पुत्री की आयु थी y माइनस का 7 वर्ष। ठीक है, आगे देखो, फिर बात आती है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कौन? पिता। तो 7 वर्ष पूर्व बताओ पिता की आयु कितनी थी? x माइनस का 7 वर्ष। अब पिता कहता है कि मैं तुमसे, यानी तुम्हारी आयु कितनी है? y माइनस का 7। मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। यानी अगर पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दे तो वो आयु किसके बराबर आ जाए बच्चों? पिता की आयु के बराबर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x माइनस का 7 बराबर 7 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 49। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, प्लस का 7y बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7y। इधर क्या आ रहा है बच्चों? माइनस के 7 आ रहे हैं तो माइनस का 49 बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 49, तो बराबर में क्या बचेगा? 0। ध्यान देना बच्चों, मैंने यहाँ पर पक्षांतरण किया है और जब हम लोग पक्षांतरण करते हैं तो संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये x था, ये x हमारा ऐसे कैसे आ गया? ये प्लस का 7y बराबर के उधर गया तो माइनस का 7y आ गया। ये इधर माइनस के 7 ऐसे कैसे आ गए और माइनस के 49 बराबर के उधर गए तो बच्चों ये आ गए प्लस के 49। तो बताओ बराबर में क्या बचा? 0। ठीक है, देखो x माइनस का 7y, बताओ बच्चों माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 49 में से 7 घटाऊंगा बच्चों 42 बचेंगे। संख्या प्लस की बड़ी है,
तो आपका आंसर आएगा प्लस का 42 बराबर 0। ये बन गया बच्चों आपका समीकरण 1। ध्यान देना आप लोग मेरी बात के ऊपर, ये आपका दो चरों वाला रेखिक समीकरण निकल के आ गया x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है कि अब से 3 वर्ष बाद, एक बात बताओ बच्चों, बात करूं मैं 3 वर्ष बाद की, तो बाद के लिए प्लस होगा। अभी वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी है x, तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस का 3 वर्ष। बताओ पिता की उम्र होगी कि नहीं होगी। अभी पुत्री की उम्र कितनी है y वर्ष, 3 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस का 3 वर्ष। तो पिताजी कह रहे हैं कि बेटा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। अगर पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर दे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, पिता की आयु के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस का 3 बराबर 3 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 3y प्लस का 3 तिया 9, वही पक्षांतरण करेंगे तो x आ गया प्लस का 3y बराबर के इधर आएगा माइनस का 3y आ जाएगा। इधर आ रहा है प्लस का 3, प्लस के 9 इधर आएंगे बच्चों माइनस के 9, बराबर में बचेगा 0। तो ये आ गया x माइनस का 3y प्लस माइनस माइनस 3 में से 9 गए तो माइनस का 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका निकल के आ गया बच्चों x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0, इसे कहोगे समीकरण 2। तो अगर ये प्रश्न बच्चों आपसे केवल यही पूछता कि आपको क्या करना है, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तब तो आपको केवल यहीं तक इसको सॉल्व करना था। यह आ गया बच्चों इसका बीजगणितीय रूप। लेकिन वो क्या कहता है, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। बताओ बच्चों किसके रूप में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में अगर आप लोग व्यक्त करोगे बच्चों तो इसके लिए आपको अब इन दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन कौन से समीकरण आए, x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0, यह आया बच्चों x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0। ठीक है, यही था x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0, और दूसरा था x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0, यह हो गया बच्चों समीकरण 1 और यह आ गया समीकरण 2। ठीक है, देखो ये नया प्रश्न आ गया आपका, ऐसे मान के चलो, और प्रश्न आएगा कि निम्न दिए गए, या प्रश्न ऐसे आएगा कि दिए गए दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करो। ठीक है बच्चों, देखते जाओ आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सी कंडीशन में कौन सा मान रखना है, उन बातों के ऊपर गौर करना बेटा। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा, आपको दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण दिए जाएंगे। जिस प्रकार बच्चों पहले समीकरण को सोल्व करोगे ठीक उसी प्रकार आपको दूसरे समीकरण को सोल्व करना है। राइट, कैसे करेंगे बच्चों, आपके पास दो चरों की संख्या है, अगर x का मान ज्ञात करोगे तो y का मान रखना पड़ेगा, और y का मान ज्ञात करोगे तो x का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, मान वही रखना है बच्चों जिसको रखने पर आपका समीकरण संतुष्ट हो। राइट, देखो तो सॉल्व करेंगे हम लोग समीकरण 1 से। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ आप लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे बच्चों समीकरण 1 से।
आपने कहा सर समीकरण 1 है x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0। बच्चों दो कंडीशन है, x का मान ज्ञात करते हो तो y का मान रखना पड़ता है, और अगर y का मान ज्ञात करते हो तो x का मान रखना पड़ता है। अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ से x का मान ज्ञात करना चाहूँ तो माइनस का 7y बराबर के उधर जाते हो जाएगा प्लस का 7y, और प्लस के 42 उधर जाते हो जाएंगे माइनस के 42। तो यहाँ से मुझे जो बच्चों आपका x का मान प्राप्त होगा वो आ जाएगा हमारा 7y माइनस का 42। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल सिंपल सा काम ये करना था। मैंने आपको बता दिया कि बच्चों दो कंडीशन है, अगर x का मान ज्ञात करते हो तो y का मान रखना पड़ेगा, और y का मान ज्ञात करते हो तो x का मान रखना पड़ेगा। सिंपल ये था कि यहाँ से मैंने x का मान ज्ञात किया तो माइनस के 7y बराबर के इधर आते प्लस का हो गया, और प्लस का 42 बराबर के इधर आते किसका हो गया बच्चा, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो मान रखो, अगर बच्चों y का मान लो मैं 0 रखूं तो 0 को 7 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, तो मान जो है वो बच्चों आपका माइनस में चला जाएगा, और 42 थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। हालांकि गलत नहीं होगा, आप लोग बच्चों y का मान 0 रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे मान रखने की कोशिश करूंगा जिनको रखने पर x का मान भी छोटा आ जाए और y का मान भी छोटा आ जाए, तो प्रश्न को सॉल्व करना हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो मैं x का मान 4 रखूं तो 4 7 28 होते हैं, 28 में से 42 जाते हैं तो 12 बचते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर बच्चों y का मान 5 रख लिया जाए, एक बार बताओ मुझे, तो 5 7 35, और 45 में से अगर 42 गया तो लगभग 7 बचता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ y का मान रखेंगे 5। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुन लो मेरी बात। बच्चों x का मान ज्ञात कर रहे हैं, y का मान आपको रखना है, y का मान ऐसा रखना है जिसको रखने पर समीकरण संतुष्ट हो। ठीक है, यानी अगर बटे में कोई संख्या आ रही है और उसका भाग दो ऊपर वाली संख्या में, तो वो पूरी बार जाना चाहिए, उसी को कहते हैं संतुष्ट होना। राइट बच्चों, अब यहाँ तो बटे में कोई संख्या ही नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। y का मान आप चाहो तो 0 रख सकते हो, आंसर करेक्ट होगा। y का मान आप चाहो तो बच्चों 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान आप चाहो तो बच्चों 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि y का मान ऐसा रखो जिसको रखने पर आपका जो x का मान है वो भी लगभग उसके आसपास का यानी छोटा आना चाहिए, ताकि हमारे लिए सुविधा बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, y का मान रखेंगे 5। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि y का मान 5 रखने पर, y का मान 5 रखने पर, देखो बच्चों जहां y आ रहा है वहां ब्रैकेट लगा के 5 रख दो, तो x बराबर 7 आ गया, y की जगह ब्रैकेट लगा के रखा बच्चों 5 माइनस का 42। ध्यान रखना ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है बेटा। तो x बराबर 7 पंजे 35, 35 में से 42 गए तो बचे कितने, माइनस का 7। तो आपने कहा सर y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आया, बोलो माइनस का 7। ठीक है, आगे बढ़ो। अब रखो बच्चों y का मान 6 रखने पर, देखो सीधी सी बात है, जहां y दिख रहा है वहां ब्रैकेट लगा के क्या रख दो बच्चों, 6। तो ये आ गया आपका समीकरण x बराबर 7। अब देखो 5 की जगह क्या रख देंगे, 6 और माइनस का 42। तो x बराबर 7 छंग 42, 42 में से 42 गए तो बच्चों कितना आया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब y का मान 6 रखा तो x का जो मान है वो में क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, y का मान क्या रखेंगे, 7।
आप चाहो तो बच्चों 2 बार भी रख सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर ढंग से सॉल्व करना चाहते हो और बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट आंसर अगर आपको देना है तो बच्चों 3 बार मान रख लेना, ताकि जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन में बच्चों अधिकतम 3 मान रखता हूँ और ये आप सभी के लिए फायदेमंद है। तो y का मान क्या रखोगे बच्चों 7। सीधी सी बात है, यह था समीकरण आपका कि x बराबर 7y। अब बताओ y की जगह क्या रखेंगे 7 और ये आ गया बच्चों माइनस का 42। तो x बराबर 7 7 49 और 49 में से बच्चों 42 को घटाया तो हमारे पास निकल के आया x का मान कितना 7। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा कि जब y का मान 5 रखा तो x का मान माइनस का 7 आया। जब y का मान 6 रखा तो x का मान 0 आया। जब y का मान 7 रखा तो x का मान क्या है बच्चों 7 आया। अब इसकी क्या करनी है, आपको एक सारणी बनानी है, यानी टेबल बनानी है। ठीक है, इस प्रकार से देखो, 2 तो पंक्तियां बनानी है और 4 कॉलम बनाने हैं। ऊपर आएगा x, नीचे आएगा y। बताओ y का मान क्या रखा था बच्चों 5। जब y का मान 5 रखा तो x का मान क्या है, बोलो माइनस का 7। फिर बताओ y का मान क्या रखा 6, तो x का मान क्या है बच्चों 0। फिर y का मान क्या रखा 7, तो x का मान क्या है बच्चों 7। ठीक है, इस प्रकार से आपने पढ़ा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। 7 7 49 होता है, 49 में से 42 गए तो कितने बच गए बच्चों आपके 7। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया बच्चों समीकरण 1 का सॉल्यूशन। जिस प्रकार से समीकरण 1 का सॉल्यूशन किया, ठीक उसी प्रकार से क्या करना है बच्चों, आपको समीकरण 2 का सॉल्यूशन करना है। तो इसी प्रकार लिखोगे आप लोग कि समीकरण 2 से, बताओ बच्चों क्या आया, बोलो समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से सॉल्व करो। समीकरण 2 से सॉल्व करोगे बच्चों तो समीकरण 2 आपको दिया गया है x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण 1 में आपने x का मान ज्ञात किया, तो मैं कहूँगा बच्चों समीकरण 2 में भी x का ही मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपने पता लगाया कि सर x तो आ गया, अगर माइनस के 3y बराबर के इधर जाएंगे तो प्लस का 3y, और माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 6, यानी बच्चों x का मान निकल के आ जाएगा 3y प्लस का 6। अब क्या करेंगे सर, वही 3 मान रखने हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों अगर y का मान 0 रखो तो बताओ 0 को 3 से गुणा करो तो 0, तो बताओ x का मान अच्छा आए कि नहीं आए, आसपास में आए ना, तो बिल्कुल सही है, रख दो। तो आप कहोगे कि सर y बराबर 0 रखने पर बच्चों x आ गया, बराबर में 3 आ गया। अब y की जगह 0 रखोगे तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूं, जहां भी मान रखो वहां ब्रैकेट लगा लिया करो बच्चों। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये आ गया प्लस का 6। 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा बच्चों, 0 को 6 में जोड़ोगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 6। ठीक है, आपने कहा सर y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 6। क्लियर है बच्चों। अब y का मान 1 रखो, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 3 ब्रैकेट 1 प्लस का 6। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 6 कितने होते हैं बच्चों 9 होते हैं। बताओ x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 9 प्राप्त हो गया, राइट। अब इसी प्रकार क्या करेंगे बेटा, y का मान 0 भी रख दिया, 1 भी रख दिया। अब y बराबर क्या रख देंगे 2।
अगर y बराबर 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा x बराबर 3 ब्रैकेट 2 प्लस का 6, 3 दूनी 6, 6 में 6 जोड़ा तो कितने आ गए 12। यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, आपको 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, बताओ x का मान 12 आया कि नहीं आया? आपने कहा सर बिल्कुल 12 आ गया। बताओ इसके भी कितने मान ज्ञात किए हमने? 3 मान ज्ञात किए। तो फटाफट तीनों की सारणी बना दो। तीनों की सारणी बनाई तो आपने कहा सर देखो सारणी में 2 पंक्तियां आ गई, 4 क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, x का और y का। बताओ बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, y का मान 0 रखा। जब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6। फिर y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया बच्चों 9। फिर y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया बच्चों 12। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका ग्राफीय विधि का सॉल्यूशन। अब इन्हीं दोनों सारणियों के माध्यम से जो बच्चों आपको जो 2 टेबल दी गई है, इनके माध्यम से क्या करना है, अब हमारे को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, देखो मान जो हमने रखे हैं बच्चों वो आपको ऐसे रखने हैं कि आपका मान जो रखा गया है वो लगभग उसके आसपास में या बराबर में आना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर बढ़ा जाएगा तो थोड़ा सा आपको वर्ग अंतराल लेते समय कठिनाई हो सकती है, बाकी गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी ये ध्यान रखना। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से समझदारी रखते हुए फिर वर्ग अंतराल से उसको आपको सॉल्व करना है। अब आती है बच्चों काम की बात, बोले सर इसका ग्राफ बनाना। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, दोनों सारणियों में चेक करो, इसमें अधिकतम मान 7 आ रहा है, इसमें अधिकतम मान 12 आ रहा है। अब अगर 1 से लेकर 12 तक लिखेंगे तो बच्चों काफ़ी बड़ा होगा, तो आप लोग है ना 2-2 का वर्ग अंतराल ले लो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार से वर्ग अंतराल लेकर आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाते हम लोग अब। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए में क्या करना होता है बच्चों, एक इस प्रकार के समतल की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, हमारा एक समतल है। राइट, अब इस समतल के ऊपर हमें क्या करनी है, एक तो इस प्रकार से बच्चों क्षैतिज, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, एक तो इस प्रकार से क्षैतिज रेखा खींचनी है, आडी रेखा अपनी भाषा में समझ लो, और एक हमें बच्चों ऊर्ध्वाधर खींचनी है, बिल्कुल सीधी खड़ी। राइट, चलो तो सबसे पहले तो हमने लिया एक बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी रेखा आ गई। अब क्या करनी है बच्चों, एक आडी रेखा खींचनी है, तो यह आपने एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा खींची। क्लियर? जिस बिंदु के ऊपर दोनों रेखाएं मिल जाएगी वो कहलाता है बच्चों आपका प्रतिच्छेदन बिंदु। इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है इसको, मूल बिंदु ओ। मैंने इसको ओ नाम दे दिया, बिंदु ओ। ध्यान रखना बच्चों बिंदु ओ जो है ये क्या है आपका मूल बिंदु है। और दूसरी बात आपको याद ये रखनी है, अगर पूछा जाए कि बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक, अगर बच्चों आपसे क्या पूछ लिया जाए मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु को प्रदर्शित करते हैं ओ से, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। कहाँ होता है बच्चों, आपके इसी मूल बिंदु के ऊपर होता है। तो मूल बिंदु के विषय में आप लोग याद रखना, ये जो सीधी आ रही है बच्चों इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, y और y डैश। ये होती है बच्चों x और x डैश। सुनिएगा, आपको थोड़ी सी मैं यहाँ जानकारी बताना चाहूँगा बच्चों।
जो सीधी रेखा खींचोगे वो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी, जिसको वाई अक्ष कहा जाता है। जो आड़ी रेखा खींचोगे आप लोग उसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है, जिसे अक्ष अक्ष के नाम से जाना जाता है। ये दो अक्ष होती है बच्चों हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अक्ष कितनी होती है? दो। एक आती है बच्चों एक्स अक्ष और दूसरी आती है वाई अक्ष। तो जो आड़ी रेखा खींची जाती है क्षैतिज उसे अक्ष अक्ष कहा जाता है, और जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे बच्चों वाई अक्ष कहा जाता है। और दोनों अक्ष जिस बिंदु के ऊपर मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो, हमें बढ़ाना था बच्चों ग्राफ, क्लियर। देखो ये आ गई हमारी y और y डैश, ये आ गया आपका x और x डैश। देखो बच्चों, जहां डैश लगे हुए हैं, जहां डैश लगे हुए हैं ध्यान रखना वो ऋणात्मक है, और जहां डैश नहीं है वो धनात्मक है, यानी प्लस में। ये हम लोग पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जब इसको चतुर्थांशों में हम लोग व्यक्त करते हैं बच्चों, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है, ठीक है। अधिकतम मान बड़ा है था 12, तो मैंने कहा था 2 2 का वर्ग अंतराल आपको लेना है। तो आप कहोगे देखो x है तो यह आएगा बच्चों प्लस का 2 4 6 8 10 और 12। ऊपर देखो, जब मूल बिंदु से आगे जाते हैं तो वृद्धि होती है, लेकिन अगर मूल बिंदु के पीछे आते हैं तो कमी होती है। कमी के लिए माइनस आएगा, बोलो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12, ठीक है। इसी प्रकार जब मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे बच्चों तो ऊपर चलने पर वृद्धि होगी, यानी प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10 और प्लस का 12। इसी प्रकार यदि नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आएगा बच्चों माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10 और ये लो माइनस के 12। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से क्या करना है? सोल्व करना है। मूल बिंदु से आगे बढ़ोगे धनात्मक, मूल बिंदु से पीछे जाओगे ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर बढ़ेंगे धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। यह आ गया बच्चों हमारी 2 2 संख्याओं का वर्ग अंतराल, ठीक है। अब देखो आपको इसके लिए क्या करना है। पीछे आपने पढ़ा था दोनों सारणियां। जब x का मान माइनस का 7 रखा तो y का मान क्या आया? 5। जब x का मान माइनस का 7 रखा तो ये x की लाइन है, इस पे माइनस का 7 कहाँ आएगा? बताओ, माइनस के 6 और माइनस के 8 के बीच में। बोलो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? यह आ जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 8 के बीच में माइनस का 7। तो x का मान माइनस का 7 कब आया था बच्चों? जब आपने y का मान क्या रखा था? 5, वो भी प्लस का। तो प्लस का 5 का आएगा 4 और 6 के बीच में, यह आ जाएगा प्लस का 5। इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे बच्चों तो ध्यान रखना ये इस प्रकार से मिलेगी, और जिस बिंदु के ऊपर मिल जाएगी यही वो बिंदु होगा जहां पर y का मान है प्लस का 5 और x का मान क्या है बच्चों? माइनस का 7, ठीक है। वापस देखो, y का मान 5 रखा जब x का मान माइनस का 7 आया था। अब y का मान 6 रखो जब x का मान क्या आएगा? 0। तो बच्चों ये y की लाइन में 6 देखो प्लस का यहाँ आएगा, और बताओ x का मान क्या आएगा? 0। तो 0 चाहे y का हो या x का हो सभी यहीं पर आता है, ठीक है। फिर आपने देखा तो आपको पता चला कि सर y का मान 7 रखेंगे तो x का मान भी 7 आएगा।
तो y का मान 7 प्लस का यहाँ पर आएगा 8 और 6 के बीच में, और x का मान भी कितना आएगा, प्लस का 7। ठीक है, तो प्लस का 7 आएगा 6 और 8 के बीच में। अगर इनको मिलाएंगे बच्चों तो ये इस प्रकार से मिलेगा। देखो पीछे आपने देखा कि सर जब y का मान 5 रखा तो x का मान क्या आया, माइनस का 7। तो मैंने कहा बच्चों ये y की लाइन है, इसमें प्लस का 5 रखा तो x का मान आ गया माइनस का 7। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर हमने ये किया कि x का मान जो है यानी y का मान रखा 6 तो x का मान क्या आ गया, 0। तो बच्चों y का मान रखा था 6 तो x का मान क्या आ गया था, 0। क्लियर? ठीक है, अब देखो y का मान 7 रहेगा तो x का मान भी कितना आएगा, 7। यानी y का मान यह आ गया प्लस का 7 6 और 8 के बीच में, और x का मान भी कितना आया, 6 और 8 के बीच में प्लस का 7। क्लियर? अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर आ गया 7 पे, ये 6 है तो ये 7 यहाँ आएगा आपका। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा बच्चों यहां से आपका इस प्रकार मिल जाएगा। ये तीनों बिंदु आ गए आपके। अब इस प्रकार से जब आप इनको मिलाओगे बच्चों तो ये तीनों बिंदु एक सिद्ध में आपको मिलते हुए क्या हो जाएंगे, प्रतीत हो जाएंगे यानी मिलेंगे। क्लियर? तो एक रेखा तो आपकी ये बन गई। अब दूसरी जब रेखा खींचोगे तो उससे हमें मालूम चलेगा कि वो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, समपाती होगी या फिर समांतर होगी। देखिए जिस प्रकार से सब पहली सारणी के माध्यम से हमें ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस दूसरी सारणी का ग्राफ बढ़ाएंगे। तो बताओ y का मान 0 रखोगे तो x का मान 6 आएगा, यानी y का मान यहाँ 0 रखोगे तो x का मान प्लस का 6 आएगा, जो कहाँ आएगा, यहाँ पर। क्लियर? दूसरी बात, फिर आपने देखा कि y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 9 आएगा। अब y की लाइन में प्लस का 1 आएगा 0 और 2 के बीच में, और x का मान कितना आएगा, 9 यानी 8 और 10 के बीच में। अगर 1 को और 9 को मिलाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, y का मान रखा बच्चों 1, जब x का मान क्या आया, 9। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, आगे जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखा कि सर y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 12 आएगा। तो बताओ बच्चों y का मान आपने 2 रखा तो x का मान बताओ कितना आया, 12। तो इस प्रकार से जब आप लोग इनको मिलाओगे बच्चों तो ये जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलती हुई बताओ क्या हो जाएगी, सीधी प्रतीत हो जाएगी। ठीक है, जब आप लोग इसको स्केल से ढंग से बनाओगे तो ये वाला बिंदु आपका बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, क्या नहीं कर रही? क्या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है, क्या नहीं आ रही? इसका मतलब यह है कि ये रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। मतलब कैसी है बच्चों, समांतर रेखाएं हैं। और अगर ये रेखाएं समांतर है तो जब रेखाएं समांतर होती है बच्चों तो उस कंडीशन में जो हल हमें प्राप्त होता है वो हल कैसा प्राप्त होता है, कोई नहीं। और उस कंडीशन में हमारा जो समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, असंगत। क्लियर? तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब इसके बाद अगर आप लोग दूसरे प्रश्न को देखोगे तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग मेरी बात को। इसका मैं केवल आपको बीजगणितीय रूप बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको इसका आलेखीय रूप सोल्व करवाया उस तरीके से आपको इस पूरे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक, देखो क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसके पास टोटल 3,900 रुपये है।
वो 3 बल्ले खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है कि सर वो कितने रुपए के बल्ले खरीदता है और कितने रुपए की गेंद खरीदता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि मान लो बल्लों का जो मूल्य है, बल्लों का मूल्य, अगर बच्चों बल्लों के मूल्य को हम लोग क्या मान ले, x रुपये, और जो गेंदों का मूल्य है उस गेंदों के मूल्य को क्या मान ले बच्चों, y रुपये। तो एक बात बताओ, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x रुपये। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा बच्चों 6y रुपये, और दोनों का टोटल मूल्य कितना है, 3,900। तो पहला समीकरण आपका बनेगा 3x प्लस का 6y बराबर 3,900, क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1। इसी प्रकार आपने आगे देखा कि सर एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद कितने में आती है, 1,300 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य था x रुपये और एक गेंद का मूल्य था y रुपये। अब गेंदें खरीदी 3, तो आ गया 3y रुपये, और टोटल कितने की है, 1,300 रुपये की। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका समीकरण 2। तो ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, बल्लों के मूल्य को माना x रुपये, गेंदों के मूल्य को माना बच्चों y रुपये। अब एक बल्ला अगर x रुपये का आता है तो 3 बल्ले कितने के आए, 3x रुपये के। एक गेंद अगर y रुपये की आती है तो 6 गेंदें कितने की आई, 6y रुपये की, और दोनों टोटल मिलाकर कितने के आए, 3,900 के। तो 3x प्लस का 6y बराबर 3,900। उसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य हो गया x रुपये और 3 गेंदों का मूल्य हो गया 3y रुपये, और दोनों मिलाकर कितने के आते हैं, टोटल 1,300 रुपये के। तो ये बन गया समीकरण 2। ये तो हो गया बच्चों आपका बीज गणितीय रूप। अब इसी को आगे आपको सॉल्व करना है आलेखीय विधि से, जो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। अगर तीसरे प्रश्न की आप लोग बात करते हो तो तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो आपका ये है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। अब एक बात मुझे बताओ, एक तो हम लोग बात कर रहे हैं सेब की और एक बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, अंगूर की। ना तो सेब का मूल्य पता और ना अंगूर का मूल्य पता। मैंने कहा सेब का मूल्य अगर x रुपये है तो अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, y रुपये। एक सेब आती है x रुपये की और एक अंगूर आता है बच्चों y रुपये का। अब 2 किलो सेब है तो अगर 1 किलो का मूल्य x रुपये तो 2 किलो का हो जाएगा बच्चों कितना, 2x, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, क्लियर, तो यह आ गया y रुपये, ठीक है। दोनों का मूल्य टोटल कितना है, 160, तो ये बना 2x प्लस का y बराबर 160 बच्चों समीकरण 1। आगे पढ़ा कि 1 महीने के बाद क्या हुआ, 4 किलो सेव। अब 1 किलो सेव आई x रुपये की तो 4 किलो सेव आ जाएगी 4x रुपये की। 1 किलो अंगूर आए y रुपये के तो 2 किलो अंगूर आ जाएंगे 2y रुपये के, और दोनों का मूल्य टोटल कितना होगा बच्चों, तो वो आ जाएगा आपका 300 रुपये, ठीक है। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। तो ये हो गया बच्चों आपके प्रश्न नंबर 3 का बीज गणितीय रूप, क्लियर। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर दोगे ज्यामितीय रूप में, यानी इसको क्या करना है आपको बच्चों, आलेखीय रूप में सॉल्व करना है। मतलब इसका आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सेब के मूल्य को माना x रुपये और अंगूर के मूल्य को माना y रुपये। अब 1 किलो सेव अगर x रुपये की आती है तो 2 किलो सेव आ गई 2x रुपये की, और 1 किलो अंगूर आ गया y रुपये का। दोनों का मिलाकर टोटल मूल्य 160 है, तो समीकरण 1 बन गया 2x प्लस का y बराबर 160। फिर 1 महीने के बाद क्या हुआ, 4 किलो सेव
यानी 1 किलो सेव x रुपये की आई तो 4 किलो आ गई 4x रुपये की, और 1 किलो सेव अगर y रुपये की आई तो 2 किलो सेव आ गई 2y रुपये की। तो दूसरा समीकरण हमारा निकल के आया कि 4x प्लस का 2y बराबर 300। अगर आप चाहो इसको अगर सरल बनाना चाहो तो इस पूरे समीकरण में बच्चों 2 का भाग जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस का y बराबर 150। ये नया समीकरण बन जाएगा आपका 3। तो ये 2 समीकरण काम में आ जाएंगे आपके पास में, 2x प्लस का y बराबर 160 और ये बन गया 2x प्लस का y बराबर 150, जिनको आप लोग क्या करोगे, ज्यामितीय रूप यानी आलेखीय विधि से सॉल्व करोगे।